हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज शाम को ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बजट के बारे में बात की थी कि जो यूपी बजट आज पेश हुआ है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस, इन दोनों के लिए मैं अलग से एक जो सिनॉप्सिस बना रहा हूं उसकी कंप्लीट जानकारी मैंने शाम की वीडियो में दी थी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2025 का। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और शाम को लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है जहां से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल आपको एडवाइस रहेगी कि फॉर्म भरने में जितनी जल्दीबाजी आप करते हैं, बेहतर होगा कि आप लोग पहले पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि बहुत सारे बिगनर एस्पिरेंट इस बार जब फॉर्म भर रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए होता है, या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, नाम क्या होना चाहिए। हर एक चीज़ इसमें आज मैं क्लियर कर दूंगा। अगले 10 मिनट में सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अगर फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देख ली होगी और जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है वो आपके पास जब अवेलेबल हो जाएगा तभी आप फॉर्म भरेंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक एक बात को समझने के लिए। सबसे पहले आपको यहीं पर देख लेना है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट को नोटिस करना है कि आपका ये अगर आप देखेंगे कि आपकी जो आवेदन करने की जो तिथि है, मतलब आपका जो फॉर्म ओपन हो रहा है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 20 फरवरी 2025, यानी आज से ये आपके आवेदन ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कल ही उसको अप्लाई करिए, सारी चीज़ों को अपने पास एक्सेस ले लीजिए। उसके बाद अगले 3 से 4 दिन के अंदर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पर देखो कि 24 मार्च 2025, लगभग 1 महीने का पूरा समय दिया गया है जहां तक आप फॉर्म इजिली भर सकते हो। लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। और अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, कोई बाई मिस्टेक जो है कि नाम में कोई गलती होगी या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती होगी, जेंडर में कोई गलती होगी या फिर कोई क्वालिफिकेशन में गलती हो गई, तो उसके लिए भी आप सुधार कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। या फिर शुल्क यानी कि फीस पेमेंट का भी कोई अगर इशू फंस जाता है तो उसके लिए भी 2 अप्रैल 2025 तक की पूरी डेट को दिया गया है। तो 20 तारीख से आज नोटिफिकेशन ऑन होने के साथ फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ 24 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि ओटीआर और यूपी पीसीएस की वेबसाइट बहुत ही धोखा देते हैं। लास्ट टाइम में लोग रात के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक जगते हैं, फिर भी ये फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो कोशिश करना कि 3 से 4 दिन में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करके फॉर्म को भर लीजिएगा। यूपीएससी की तरह वेबसाइट नहीं है कि आप अंतिम टाइम पे भी अगर फॉर्म भरोगे तो बहुत अच्छी वेबसाइट चल जाती है, लेकिन यूपी पीसीएस की वेबसाइट नहीं चलती है, लास्ट में क्रैश कर जाती है। तो इन चीजों से बचना है आपको। साथ ही साथ आप कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आपने अगर पहली बार फॉर्म भरने का कोशिश कर रहे हैं, पहली बार आप ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स की ओटीआर नंबर होना चाहिए, जहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। तो यहां लिख रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर पंजीकरण करना जरूरी है। ओटीआर नंबर भी प्राप्त करना अनिवार्य है। विदाउट ओटीआर नंबर के आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि आपने ओटीआर के फॉर्म को सबमिट कर लिया, ओटीआर का जो है कि रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप तुरंत अगले ही मिनट आप फॉर्म भर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके बीच में 72 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी अगर आपको आज आवेदन करना है तो 72 घंटे पहले, इट मींस कि लगभग 3 दिन पहले आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका हो। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आज भी अगर आप ओटीआर करते हो 20 फरवरी को, तो ये मान के चलो 23 फरवरी के बाद आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो उससे पहले आपका फॉर्म ही अप्लाई नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसको सबमिट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो उसके बाद आपको ओटीआर नंबर प्राप्त होने के बाद आयोग की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर लेना है, या फिर सरकारी रिजल्ट से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन दी गई है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट कि एक तरीके से आप यहां पे नोटिस करने वाली बात है कि निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है। कई बार होता है बच्चे पेमेंट करना भूल जाते हैं और उसको समझते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रख लें। ध्यान देना कि हार्ड कॉपी के रूप में कोई भी फॉर्म का एप्लीकेशन या प्रिंट आउट या डॉक्यूमेंट कुछ भी आपको आयोग को नहीं भेजना है। वो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जब मेंस में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है तब आपको बाई हैंड, बाई पोस्ट किसी भी तरीके से आयोग को भेजना होता है। प्रीलिम्स के पहले नहीं भेजना होता है। तो अभी बस आपको क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को प्रिंट आउट करके अपने मेल आईडी पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। कुछ विशेष अनुदेश को अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लिख रहे हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमी लेयर, नाम, पते का जो भी दावा किया गया है वही मान्य होगा, उसके बाद नहीं। जैसे कहने का मतलब हो गया
कि 24 मार्च तक आपने जो भी डिटेल सबमिट की होगी, चाहे आपका जेंडर की बात की जाए, चाहे आपके डोमिसाइल की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात की जाए, कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमिलियर, वही सारी चीजें वैलिड होंगी। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरने के बाद दोबारा आयोग के पास जाके कोई क्लेम करे कि सर मेरा ये चीज चेंज हो गया है, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो जो भी चीज है इंश्योर कर लीजिएगा पहले आपकी सारी चीज कंप्लीट रहे। इसी तरीके से और यहाँ पे देखोगे तो कुछ फीस वगैरह के बारे में दिया गया, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है जानने की, बस 125 रुपए की फीस लगती है। हाँ, रिक्तियों की संख्या के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो देखो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे 2024 के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 220 सीट आई है, इसी तरीके से इस बार की जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर देखोगे कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के लिए जो रिक्तियां हैं लगभग 200 लिखी हुई है। लगभग 200 का मतलब कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज्यादा भी हो सकती है। साथ ही साथ सहायक वन संरक्षक पद भी आए हुए हैं, जिसके लिए ओनली 10 सीट है, केवल 10 सीट है। और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए जब अधियाचन प्राप्त हो जाएगा तो इसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो देखा जाए जो जनरल पीसीएस है, जनरल का मतलब जो सभी कैटेगरी के लोग, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हों या फिर ग्रेजुएशन में बीए उन्होंने किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीएससी किया हो, एवरीथिंग जो भी किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं 200 सीटों के लिए। लेकिन अगर आपने साइंस से अर्थात बीएससी किया है या एमएससी किया है तो आप वन संरक्षक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? यहां पर लिखा है रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जाती है, तो घटाने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले पहले आपकी जितनी भी आवेदन आते हैं उनको सबको मर्ज कर दिया जाता है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट डेफिनेटली 400 या 450 100 के आसपास जो है कि पोस्ट किया जाता है। इस बार तो वैसे भी आपकी जो संख्या है 12 अक्टूबर को पेपर है, तो लगभग 7-8 महीने में और भी अधियाचन आएंगे, तो सारी पोस्ट जो है 2025 के नोटिफिकेशन में ऐड होती जाएगी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है, जैसे आरक्षण को लेके जो है कि बहुत क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आरक्षण के बारे में जरा बताइए कि भूतपूर्व सैनिक हैं या महिला हैं या पुरुष हैं, SC ST हैं, OBC हैं या EWS हैं, इनको लेके, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या होते हैं आप में से जो नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, और जो सिंसियर एस्पिरेंट होते हैं तैयारी करने वाले, वो एक बार 10 मिनट का समय निकाल के नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, या फिर नोटिफिकेशन की भाषा जटिल होने पर यूट्यूब पर जरूर विजिट करके चेक कर लेते हैं, ताकि आगे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आज ही डिटेल नोटिफिकेशन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आपको पता रहे कि अगले 3 से 4 दिन में आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST OBC EWS आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होते हैं, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी, या फिर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है मेरे दोस्त, उन्हें आरक्षण या आयु में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। इट मींस उनको जनरली जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। समझने वाली बात है। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी बिहार का रहने वाला है, डोमिसाइल उसका बिहार का है, MP का है, राजस्थान का है, उत्तराखंड का है, क्योंकि यहाँ के राज्यों से भी हमारे यूपी पीसीएस में लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, ये पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। वो अपने स्टेट में रिजर्वेशन ले सकते हैं, यूपी के अंतर्गत वो रिजर्वेशन नहीं ले सकते, इवन कि वो एज रिलैक्सेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस डाउट को क्लियर रख लो, क्योंकि बाद में क्या होता है, आप वीडियो में कमेंट करके पूछते हो, फोन करके पूछते हो, जिनके पास मेरे नंबर होते हैं, या फिर व्हाट्सएप टीम से पूछते हो, तो बाद में कंफ्यूज होते हो। पूरी डिटेल समझ लो। यूपी के बाहर कोई भी आप अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर साथ ही साथ आप देखते हो कि जो उत्तर प्रदेश का कोई भी आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अगर वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो OTR में अपनी डिटेल को अवश्य मेंशन करना जरूरी है। अदरवाइज OTR में अगर आपने लिख दिया जनरल कैटेगरी और फॉर्म भरते समय आप OBC क्लेम कर रहे हो तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए OTR को सबसे मस्ट है कि सबसे ध्यान से आपको पूरी डिटेल को भरना है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको वहां मेंशन करनी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां से OTR से ये लोग डायरेक्टली अपने मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे डिटेल कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा उससे प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त करना है। जैसे जिलाधिकारी होंगे या फिर सक्षम तहसीलदार हो सकते हैं, नायब तहसीलदार हो सकते हैं, SDM हो सकते हैं। हर जिले में अलग अलग व्यवस्था होती है, तो वो भी मैं अभी आपको आगे दिखा। सबसे बड़ा एक डाउट होता है महिलाओं को लेकर। देखिए, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। कई बार होता है कि महिलाओं की शादी दूसरी कैटेगरी में हो जाती है, अपर कास्ट में हो जाती है, लोअर कास्ट में हो जाती है, तो महिलाएं कंफ्यूज होती हैं कि क्या मैं अपने हस्बैंड या ससुराल पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाऊं या फिर अपने पिता पक्ष का। अब जैसे होता है, मान लीजिए कि कोई सवर्ण क्लास की लड़की है, जनरल कैटेगरी की कोई लड़की है, ब्राह्मण परिवार से या किसी भी जनरल कैटेगरी से, और उसने किसी अनुसूचित जाति OBC या SC ST में शादी कर ली, तो उसको लगेगा रिजर्वेशन मिल जाएगा क्या?
बिल्कुल नहीं, उसके पिताजी अगर जनरल कैटेगरी से तो उसको भी जनरल कैटेगरी का ही सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, चाहे शादी किसी भी कैटेगरी में हो, क्योंकि आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज का भी चलन है, लव मैरिज का भी चलन है, तो वहां पे जाति मैटर नहीं करती। तो इसलिए ध्यान देना कि आयोग स्पष्ट कह रहा है कि आपको अपने पिता पक्ष का लगाना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के और आपकी शादी भले जनरल कैटेगरी में हो चुकी है, कोई बात नहीं, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। और देखते हैं क्या इसमें डिटेल है। देखो, आरक्षण से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब जरा चलते हैं हम लोग शैक्षिक योग्यता की तरफ। तो शैक्षिक योग्यता में सीधी सीधी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस समय तक आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे आपका महाविद्यालय हो, कोई भी हो, उससे आपके पास ग्रेजुएशन की उपाधि का मतलब या तो डिग्री आ चुकी हो या फिर रिजल्ट भी फाइनल हो चुका हो। आप अपियरिंग एस्पिरेंट नहीं होने चाहिए, कंप्लीट आपकी एजुकेशन हो चुकी हो, मिनिमम ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन ही मांगता। बाकी जो स्पेशलाइज पोस्ट आई हुई हैं उनके लिए आप देख सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए कुछ विशेष तरीके की योग्यता है। जैसे इसमें देखोगे कि स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमसीए हो, एमकॉम हो, कोई भी हो, साथ ही साथ कुछ और अधिमानी अर्हता दी हुई है। इसी तरीके से लेबर इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर है, इनके लिए भी कुछ कहा गया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो ये जो विशेष प्रकार की जो पद आए हुए हैं इस बार इसमें शामिल किए गए, जिसकी संख्या 1, 2, 4 ऐसे होती है, तो इनके लिए विशेष योग्यता भी यहाँ पर दी गई, लेकिन मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर्म सबमिट होने से पहले। और इसमें अगर आप जानकारी देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आवेदन को सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं आपके पास पूरी होना आवश्यक है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में दिया हुआ है, जैसे अगर आप डिप्टी एसपी बनते हो, पुलिस अधीक्षक होते हो, या जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके लिए हाइट वगैरह दे रखी है, SC ST क्या है, महिलाओं की क्या है, ये आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हो, कोई अलग चीज नहीं है। जो मेन है, जैसे रिजर्वेशन को लेकर, योग्यता को लेकर और सर्टिफिकेट को लेकर जो चैलेंजेस होते हैं, वहां पर जो प्रॉब्लम है उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक आता है एज रिलैक्सेशन को लेकर, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एज में क्या है। देखिए, सिंपल है कि 21 साल की एज चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 2025 या उससे पहले 21 साल की अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट कर लेता है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब जैसे ध्यान दो कि अभी चल रही है आपकी फरवरी 2025, अगर किसी बच्चे की 21 ईयर कंप्लीट हो रही है अप्रैल 2025, तो वो बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। अगर किसी बच्चे की डेट मार्च चल रही है, अप्रैल चली, तो भी वो फॉर्म भर सकता है अगर 21 वर्ष कंप्लीट उसके हो रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी बच्चे का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद वाला बच्चा नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज आपकी 40 इयर्स होती है। दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको 55 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 15 साल का और उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे किसी भी कैटेगरी से तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, दिव्यांग बच्चों को 15 वर्ष का, और जो सेना में होते हैं भूतपूर्व सैनिक, उनको जितनी उन्होंने सेना में अवधि दी है सेवा और प्लस 3 वर्ष एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं। तो ये ध्यान देना कि आपका जन्म अगर 1985 से लेकर 2004 के बीच में हुआ है तो आप इजीली फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका परिवार अधीनस्थ के लिए मुख्य परीक्षा वगैरह के लिए दिया है, तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेकर कि क्या क्या सिलेबस होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, वो है आपका यहाँ पर, क्योंकि इसे भी लेकर आपको बहुत चिंता होती है। देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है वो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति जो SC या ST कैटेगरी है, इनके लिए किस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ये पूरा फॉर्मेट है। जरूरी नहीं है कि आपका ये पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोविजन है ये वाले 1950 का हो गया या फिर 1967 हो गया, ये प्रोविजन आपके सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ वो किससे सिग्नेचर होना चाहिए, जो सिग्नेचर होगा या तो DM हो सकते हैं, अतिरिक्त जिलाधिकारी हो सकते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या फिर अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट कोई भी हो, या जिला समाज कल्याण अधिकारी। अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्था होती है, तो इन लोगों का सर्टिफिकेट हस्ताक्षरित होना चाहिए। जनरली जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो सर्टिफिकेट बनाए थे वो तहसीलदार के द्वारा बनाए थे तहसीलों में, तो ये भी आपका वैलिड है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ओबीसी के लिए कहें तो ओबीसी के लिए भी ये वाले प्रोविजन दिए हुए हैं, जहां पर आप इस तरीके की चीजों को प्रोविजन को मेंशन करवा सकते हैं। और अगर ये सभी चीजें आपकी मेंशन है, साथ ही साथ आपका भी सर्टिफिकेट जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार, इनसे अगर साइन किया हुआ है तो आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है, नो डाउट, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इंडियन गवर्नमेंट का बनवाएं या उत्तर प्रदेश सरकार का। देखो, यूपी PCS का फॉर्म भर रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश PCS का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का भी बनवा सकते हो, अदरवाइज भारत सरकार का भी बनवाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहां पर आप देखोगे कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए
जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस के सदस्य के लिए जो आय और परिसंपत्ति का जो प्रमाण पत्र होता है, इसमें ये पूरी डिटेल होती है। साथ ही साथ ये इसके क्राइटेरिया होते हैं कि इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और साइन उस पर किसके होने चाहिए, तो जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार। तो जनरली तहसीलदार ही हमारे यहाँ बनाते हैं, और साथ में उनका एक फोटो भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो प्रमाण पत्र बनाने हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी। दिव्यांगजनों के लिए भी यही फॉर्मेट दिया हुआ है, जो यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है इंग्लिश में। और यहाँ पे जैसे मेडिकल ऑफिसर जो होंगे, सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, इनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, क्योंकि वही वेरीफाइड करेंगे कि ये बच्चा डिसेबल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये उनका काम हो गया। बाकी इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है, और प्रारंभिक परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, तो इस पे हम अलग से चर्चा कर लेंगे। बाकी प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपका जो मेंस की परीक्षा होती है, जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री क्वालिफाई करते हैं, तो मेंस में उनके 1500 अंकों के मेंस होता है, साथ ही साथ आपका 100 अंकों का इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीजें हैं, और सिलेबस वगैरह क्या है वो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में हमें जो डिस्कस करना था वो चीजें यही थी कि आरक्षण क्या होगा, सीट कितनी है, और एज का रिलैक्सेशन क्या है, ये सभी चीजें। तो इस तरीके से मैंने इन चीजों को डिस्कस कर दिया। अब अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अधूरा है, तो कोशिश करिएगा कि पहले उसे बनवा लीजिए, ओटीआर को अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा। ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास अभी यूपीएससी का फॉर्म चल रहा था, चल भी रहा है, इवन की कल तो उसकी लास्ट डेट रहेगी, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया होगा, जो इंडिया गवर्नमेंट का होगा, यानी भारत सरकार का। तो वो लोग इसी को अप्लाई कर सकते हैं यूपी पीसीएस में, कोई हेडक नहीं है, यूपी पीसीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बना आपके जिले के तहसीलदार के द्वारा ही होगा या जिलाधिकारी के द्वारा बना होगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना कि जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है, उसमें जो आपका नेम होता है ना, सेम एज इट इज आपको वही नेम अप्लाई करना है फॉर्म में सबमिट करते समय। अदरवाइज कोई भी नेम में अगर मिस करेक्शन आता है तो इश्यू हो सकता है, इसीलिए आपको नेम वही भरना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कंसीडर किया था ऑलवेज, हमेशा 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपको वही भरनी है। आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ मत भरिएगा, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट में या तो चेंज करा लो या फिर वही भरो। आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज कराओ, वो आपका इशू होगा। ठीक है, क्योंकि आयोग जब भी कंसीडर करेगा आपकी एज को, तो 10th सर्टिफिकेट को ही बेस बना के कंसीडर करेगा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी चैनल को कर लेना दोस्तों सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार की आपको अपडेट धीरे धीरे और भी जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो डाउट होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर भी हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नोट्स की जानकारी मिलेगी, क्लासेस की जानकारी मिलेगी, सब कुछ मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सारी क्लासेस वगैरह, आप देख सकते हो चैनल पे जाके भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।